Okay, first question. A uniform rod of length L and mass m is pivoted at the center if two ends are attached to two ends of the spring of equal length. Spring constant K gently pushed through a small angle theta in one direction and release. The frequency of small oscillations is. ठीक है, और ऑब्वियसली इसको थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट करके हम छोड़ देंगे तो ये क्या करेगा भाई, स्मॉल ऑसिलेशंस करने लगेगा. ऑब्वियसली एंगुलर एसएचएम है. एंगुलर एसएचएम का कंडीशन क्या होना चाहिए, तो रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होना चाहिए. रिस्टोरिंग टॉर्क शुड बी प्रोपोर्शनल टू थीटा, है ना. रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा. तो भाई अगर टॉर्क सी थीटा है, माइनस भी है वैसे मैग्नीट्यूड में, तो आई अल्फ़ा इज़ इक्वल टू सी थीटा करेंगे. अल्फ़ा इज़ इक्वल टू सी बाई आई इंटू थीटा. ये वाला आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर है. टाइम पीरियड आपका हो जाता है 2 पाई बाई ओमेगा, जहाँ पे ये टर्म क्या है भाई, ये टर्म आपका ओमेगा स्क्वायर है. करेक्ट. ये एंगुलर एसएचएम का बेसिक फंडा है, आई थिंक सबको पता होना चाहिए. ऑलराइट, तो इस पर्टिकुलर रॉड को अगर स्मॉल थीटा से डिस्प्लेस करेंगे या स्मॉल थीटा से बेंड करेंगे, वेरी वेरी स्मॉल थीटा से बेंड करेंगे, तो भाई ये वाले स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन होगा किससे बराबर होगा, ये लेंथ L/2 है ना, L/2 इंटू थीटा ना. तो आपका x क्या हो जाएगा भाई, L/2 इंटू थीटा हो जाएगा. इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन आएगा, इस स्प्रिंग में भी क्या आएगा, एक्सटेंशन ही आएगा. ये भी L/2 इंटू थीटा ही है. राइट. तो एसेंशियली अब आपके पास ये ऐसा एक रॉड है जिसको आप थीटा एंगल से डिस्प्लेस कर रहे हैं. तो इसमें एक्सटेंशन है, तो ये स्प्रिंग इधर से फोर्स लगाएगा. कितना लगाएगा, k इंटू एक्स. एक्स का वैल्यू ही L/2 इंटू थीटा है. एंड इधर भी एक्सटेंशन है, ये वाला स्प्रिंग इधर खींचेगा, ये भी कितना फोर्स लगाएगा, k इंटू एक्स. एक्स का वैल्यू L/2 इंटू थीटा. राइट. तो ये फोर्सेस लग रहे हैं. बाकी का सेंटर पे भी, हिंज पे भी कोई रिएक्शन आएगा उससे कोई मतलब है नहीं, बिकॉज अगर आता है, वैसे नेट फोर्स 0 है तो नहीं आना चाहिए, इस केस में नहीं आएगा. अगर आता है तो डजेंट मैटर, उसका टॉर्क तो 0 है. ओके. तो इस पर्टिकुलर फोर्स का जो भी टॉर्क है, इसका टॉर्क, दोनों को ऐड करना है. राइट. दोनों का साइन सेम है. देखिए डिस्प्लेसमेंट क्लॉकवाइज है और टॉर्क का सेंस एंटी क्लॉकवाइज है, तो ऑब्वियसली रीस्टोरिंग है. अब टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा करना है. तो भाई टॉर्क कितना है, कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, एक्सेस से L/2 पे. राइट. ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर है, तो वो वेरी वेरी स्मॉल एंगल है, तो वो ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर ही रहेगा. तो नेट टॉर्क 2 टाइम्स, क्योंकि ये भी है ये भी है, क्या करेंगे, L/2 इंटू ये वाला फोर्स जो कि क्या है, k L/2 थीटा है. बेसिक फंडा वही है कि जो आपका एक्सटेंशन होगा दोनों स्प्रिंग्स में, वो L/2 इंटू थीटा होगा. दैट्स इट. तो ये नेट टॉर्क है. नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फ़ा, रॉड सेंटर के अबाउट आई आपका हो जाएगा ml² बाई 12 इंटू अल्फ़ा. राइट. यहाँ से आपका अल्फ़ा प्रोपोर्शनल टू थीटा आ गया. तो क्या हो रहा है, 4 3 कटेगा यहाँ से, तो आप बाकी का फिनिश हो जाएगा. राइट. 3 उधर जाएगा तो 6L² कट जाएगा. k है, नीचे m है, इंटू थीटा. ये आपका ओमेगा स्क्वायर है. टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा. राइट. राइट. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज गिवन बाय y इक्वल टू 3 sin ओमेगा t in SI. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल which is at a point equal to 1/3 of the amplitude from its mean position. ठीक है. अगेन वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन है. ये आपका y दे रखा है, तो किसी भी इंस्टेंट पे आपको सब कुछ पता है. राइट. मतलब इक्वेशन ऑफ एसएचएम दिया है, तो एक्सेलरेशन पता है, v भी पता है. तो v पता है तो काइनेटिक एनर्जी तो निकाल ही सकते हैं. ठीक है. बाय द वे एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड 3 है. कहाँ पे स्पीड निकालना है, 1/3 ऑफ एम्पलीट्यूड. x का वैल्यू a/3 है, तो कि भाई 1 मीटर हो जाएगा. राइट. तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² और v किससे बराबर, ओमेगा√a² माइनस x². तो भाई आपका काइनेटिक एनर्जी हाफ, सब कुछ यहाँ लगा दे रहा हूँ, m 3 ग्राम है, तो 3/1000 हाफ mv². ओमेगा स्क्वायर कितना है, 0.2 का होल स्क्वायर √a². इसका वैसे भी स्क्वायर करना है, तो a² जो कि भाई 3² हो जाएगा, माइनस x² 1². मतलब सॉल्व करना है, आ जाएगा.
राइट। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट। A particle of mass m is allowed to oscillate near minimum of vertical parabolic path of this particular equation y equal to x square upon 4a along the horizontal direction and y axis is along the vertical direction. The angular frequency ओमेगा का वैल्यू निकालना है, स्मॉल फ्रीक्वेंसी, करेक्ट। तो इसको ट्राई कीजिए भाई सब लोग। तो अपने पास एसेंशियली इस टाइप का कोई पाथ है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्वियसली बॉटम पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है, वो तो समझ में आ रहा है। यहाँ से हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। उस ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड जो भी निकालना है, करेक्ट। कैसे सॉल्व करेंगे ऐसा क्वेश्चन को? बाय द वे ऐसा सारे ही क्वेश्चंस में देखिए क्या है, स्मॉल ऑसिलेशंस है तो बहुत हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ रहे हैं, ठीक है। जैसे पेंडुलम वाला सिचुएशन होता है, पेंडुलम को हल्का सा डिस्प्लेस, मतलब ज़्यादा भी डिस्प्लेस करेंगे तो वो ऑसिलेशन करेगा। कौन से केस में? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन करेगा। ओनली स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए वो SHM करता है एंड उसका टाइम पीरियड हम निकाल पाते हैं। पेंडुलम का 2π√L/g होता है, करेक्ट। तो यहाँ पे भाई क्या होगा, टाइम पीरियड ये हमें निकालना है। अच्छा, पेंडुलम को एंगुलर ऑसिलेशन की तरह भी एनालाइज कर सकते हैं, लीनियर ऑसिलेशन की तरह भी एनालाइज कर सकते हैं, किया होगा डेफिनेटली, राइट। तो यहाँ पे भी लीनियर ऑसिलेशन की तरह एनालाइज करेंगे तो भाई हल्का सा डिस्प्लेसमेंट x करेंगे तो यहाँ जो बॉडी आ जाएगा, यहाँ पे पार्टिकल आ जाएगा, डाउन द इंक्लाइन जो फोर्स या एक्सेलरेशन आएगा डेफिनेटली वो रिस्टोरिंग होगा, तो माइनस तो आएगा ही आएगा। किससे बराबर भाई? ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x है, वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x है, तो वेरी वेरी स्मॉल एंगल भी होगा, स्लोप भी वेरी वेरी स्मॉल होगा। वेरी वेरी स्मॉल x पे डेफिनेटली आपका स्लोप वेरी वेरी स्मॉल होगा, राइट। एनीवे स्लोप का क्या फॉर्मूला है यहाँ पे? dy/dx जो कि tan थीटा के बराबर होगा। तो क्या अपने इक्वेशन के हिसाब से dy/dx क्या हो जाएगा? 2x/4a, तो ये हो गया x/2a। ओके, हमें tan थीटा ही चाहिए बल्कि sin थीटा चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो आपका एक्सेलरेशन है वो किससे बराबर? यहाँ पे एंगल थीटा है तो दैट विल बी g sin थीटा, ठीक है। ये डायरेक्टली एक्सेलरेशन है ना। तो एक्सेलरेशन इज g sin थीटा, वेरी वेरी स्मॉल एंगल है तो g sin थीटा विल बी इक्वल टू g थीटा विच इज़ इक्वल टू g tan थीटा, तो g इंटू x/2a। तो आ गया भाई आपका एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू x, तो g/2a इंटू x, यही आपका ओमेगा स्क्वायर है। फ्रीक्वेंसी चाहिए तो ω/2π, टाइम पीरियड चाहिए तो 2π/ω, राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेईई मेंस के लिए। आगे बढ़े, चाहे कोई भी इक्वेशन हो। नेक्स्ट। हाँ बेटा। सर वो पिछले क्वेश्चन में जी साइन थीटा आया था, उसमें साइन थीटा के साइन थीटा में हमने x/2a कैसे रखा? क्योंकि g sin थीटा, थीटा वेरी वेरी स्मॉल होगा क्योंकि वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, एंगल भी वेरी वेरी स्मॉल होगा, तो g sin थीटा विल बी इक्वल टू g tan थीटा विच विल बी इक्वल टू g इंटू थीटा, राइट। स्मॉल एंगल है, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मैंशनड है, इसीलिए स्मॉल ऑसिलेशंस करके x का वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल है, x का वैल्यू वेरी स्मॉल होगा तो एंगल भी वेरी वेरी स्मॉल होगा, तो साइन थीटा को आप tan थीटा इक्वल टू थीटा ले सकते हैं, राइट। नेक्स्ट। A uniform rod of length 2 meter is suspended through its end point about which it performs angular oscillation in vertical plane. Its time period is nearly equal to, right। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कोई भी रैंडम रिजिड बॉडी है, यहाँ पे आपने हिंज किया, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, ये डिस्टेंस अगर d है तो बताओ टाइम पीरियड क्या है? फिजिकल पेंडुलम ना, टाइम पीरियड 2π√I अबाउट दैट पर्टिकुलर एक्सिस अपॉन mg/d, d is the distance between center of mass and that particular axis point, right।
तो अपना क्या है भाई, अपना रॉड है जिसका लेंथ दे रखा है 2 मीटर, कहाँ पे हिंज किया है, इस वाले पॉइंट पे हिंज किया है। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा इसका, 2 पाई अंडर रूट आई अबाउट द एक्सिस, आई अबाउट द एंड पॉइंट, mn²/3 अपॉन mg। सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो d किससे बराबर भाई, L/2 mg L/2 लगा लेंगे, सारे वैल्यूज आपका आंसर आ जाएगा। राइट, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, याद रखना है 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन mgd आपका फिजिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है। ऑलराइट, अब ये भाई टाइम पीरियड का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, अच्छा मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मतलब इसको अलग अलग एक्सिस पे हिंज करेंगे तो अलग अलग टाइम पीरियड आएगा। मैक्सिमम क्या होगा टाइम पीरियड, मैक्सिमम ऑब्वियसली इन्फिनिटी होगा, है ना। कब होगा इन्फिनिटी, भाई सेंटर ऑफ मास, डी का वैल्यू 0 है, डी 0 करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास पे हिंज किया आपने, डिस्प्लेस किया, कहाँ वापस आएगा, वैसे ही रह जाएगा, मतलब इन्फाइनाइट आएगा ही नहीं, तो टाइम पीरियड इन्फाइनाइट वो तो होगा ही होगा। तो इसका मैक्सिमम तो क्या है भाई, टाइम पीरियड इन्फाइनाइट है। मिनिमम कहाँ पे है, बाय द वे यहाँ पे इस पर्टिकुलर आई अबाउट द एक्सिस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पाई अंडर रूट ICM प्लस md² अपॉन mgd, जहाँ पे ICM को हम आप mk² लिखते हैं, वेयर k इज रेडियस ऑफ वायरेशन अबाउट द सेंटर ऑफ मास एक्सिस। ऑलराइट, इसका मिनिमम टाइम पीरियड कहाँ पे होता है, d का वैल्यू कितना होना चाहिए, d का वैल्यू k पक्का। ऑलराइट, डी का वैल्यू k अगर है, मुझे याद नहीं है, k है तो निकाल सकते हैं भाई, ये कोई आपका k के बजाय x कर लीजिए, x² प्लस d² अपॉन g इंटू x, उसका मैक्सिमम मिनिमम कहाँ पे होगा निकाल सकते हैं। जितना मुझे याद है आई थिंक वो k/√2 है, अगर k है तो k ही होगा, मुझे याद नहीं है। ऑलराइट, मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हैं, उसका एक फिक्स्ड वैल्यू रहता है, फॉर्मूला रहता है, आपको निकाल सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपने किया होगा डेफिनेटली। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज t1 अबाउट अ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इफ द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज एट रेस्ट टू द ग्राउंड एंड द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन मूव्स वर्टिकली अपवर्ड according to this particular equation where k = 1, the new time period is t2। ओके, सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट L/g। अब भाई कोई भी एक्सेलरेटिंग फ्रेम में टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट, लेंथ तो उतना ही रहेगा, g के बजाय g इफेक्टिव कर लेंगे, है ना। राइट, तो ये जो बॉडी है आपका पेंडुलम किस फ्रेम में है, एक ऐसा बॉडी है जो कि एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर kt²। तो वाई डायरेक्शन एक्सेलेरेशन चाहिए, तो भाई एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन, तो डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2kt फिर 2k। ऑलराइट, k का वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 2। ठीक, तो आपका पेंडुलम एक लिफ्ट में है जो कि ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो g इफेक्टिव क्या हो जाएगा, g प्लस है या माइनस है, g प्लस a, तो दैट विल बी, g का वैल्यू 10 है तो ये 12 हो जाएगा। अब तो आ जाएगा t1 क्या है, 2 पाई अंडर रूट L/g, t2 2 पाई अंडर रूट L/10 प्लस 2 जो कि 12 है, स्क्वायर करके रेशियो निकाल लीजिए, क्या आएगा भाई 12/10 जो कि 6/5। राइट, चले आगे। नेक्स्ट, two pendulums of length 5 and 20 meters are given small displacement in same direction at the same time. The minimum number of oscillations the shorter pendulum has completed when phase difference between them becomes 0 again। ठीक है, आई थिंक ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, यहाँ पे लेंथ 5 and 20 दिया है, मॉड्यूल में आई थिंक कुछ और दिया था। टाइम पीरियड अगर निकालते हैं, पहले का टाइम पीरियड, मतलब मान लो दोनों एक पोजीशन से स्टार्ट हो रहे हैं, राइट, जीरो फेस वाला पोजीशन से स्टार्ट हो रहे हैं, वापस इसी पर्टिकुलर पोजीशन पे दोनों साइमल्टेनियसली कब आएंगे ये पूछ रहा है। तो पहले का 2 पाई अंडर रूट L/g 5/g हो जाएगा, दूसरे का 2 पाई अंडर रूट
यहीं से आंसर दिख जा रहा है 20/g है। 5 रख के 4 बाहर निकालेंगे, 4 बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2t1 हो जाएगा, है ना, राइट। तो भाई इसका टाइम पीरियड डबल है। तो ये जब 2 ऑसिलेशंस करेगा, ये 1 ऑसिलेशन करेगा, ये कितने कर लेगा 2 कर लेगा भाई, दोनों फिर से सेम फेस पे आ जाएंगे। तो ये और आंसर क्या है इसका ये वाला, राइट, ये वाला टाइम पीरियड चाहिए तो ये निकाल लेंगे, दैट विल बी आवर आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट। At a certain place, acceleration due to gravity is determined by simple pendulum. The length of pendulum is 25 centimeter, 25.0 centimeter, and least count of. Alright, इस क्वेश्चन को सब लोग कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि जनरली ऐसा क्वेश्चन में कई सारे डिफरेंट वेज में ये जो टाइम का सेक्शन है इसमें कई लोगों को डाउट रहता है, ठीक है। तो एक बार प्लीज़ प्रॉपरली क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एंड अटेम्प्ट कर लीजिए। तो एरर का क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ पेंडुलम दे रखा है, टाइम पीरियड ऑफ 40 ऑसिलेशंस आप मेजर कर रहे हैं जो कि 50 सेकंड्स के बराबर है। इस पर्टिकुलर टाइम को आप मेजर कर रहे हैं 1 सेकंड का लीस्ट काउंट का क्लॉक से, राइट, स्टॉप वॉच से। तो आपको किस में एरर निकालना है, द एक्यूरेसी इन मेजरमेंट ऑफ GS। ओके, तो टाइम 2π√L/g। अच्छा, यहाँ से g लिखेंगे तो स्क्वायर कर लेंगे तो 4π²L रहेगा, यहाँ से t² नीचे आएगा, ये आपका g है, राइट। तो डेफिनेटली g में जो एरर है, रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा भाई, ΔL/L प्लस 2 टाइम्स ΔT/t। ΔL/L में तो कोई दिक्कत है नहीं, L कितना है भाई 25 है, और इस मेजरमेंट में एरर क्या होगा, अगर 25.0 है तो उसमें एरर क्या लेंगे, प्लस और माइनस पॉइंट, ये लास्ट डिजिट है, राइट, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट यही है, तो इसमें डेफिनेटली एरर 0.1 है, राइट, प्लस और माइनस 0.1 बड़ा होगा ना एरर एनालिसिस में। तो ΔL/L क्या है भाई 0.1/25, ΔL/L इंटू 100 करना है तो वो कर लेंगे, ΔL/L में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला पार्ट में देखिए, जनरली इसमें हो सकता है आपको कन्फ्यूजन ना हो, ज़बरदस्ती में कोई कन्फ्यूजन लाना नहीं चाहता, तो भाई जनरली ये डाउट रहता है कि ये जो टाइम पीरियड है किसका टाइम पीरियड है, पेंडुलम का टाइम पीरियड है ना, एंड भाई उसमें कुछ एरर है, वो ΔT/t है। अच्छा, आपने किसका टाइम मेजर किया, 40 ऑसिलेशंस का मेजर किया, जिसका वैल्यू कितना है 50 सेकंड्स है, तो वो एक टाइम पीरियड तो नहीं है, राइट। एक टाइम पीरियड कितना है 50/40 कर लेंगे तो एक्चुअल टाइम पीरियड आ जाएगा, लेकिन उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे ये जो ΔT/t है ना, ये वाला वैल्यू क्या होगा, आप टाइम को मेजर कर रहे हैं क्लॉक वॉच से, जो भी आपका वॉच है उस क्लॉक में एरर कितना है 1। तो ये बताइए, ये जो 1 सेकेंड एरर है ये किस में एरर है, एक ऑसिलेशन में एरर है या 40 ऑसिलेशन में एरर है। अब इस वॉच को यूज़ करके किसको मेजर कर रहे हैं, एक टाइम पीरियड को मेजर कर रहे हैं या भाई 40 ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड को मेजर, ऑब्वियसली 40 ऑसिलेशंस का मेजर कर रहे हैं। तो आपका इस क्वेश्चन में ΔT/t क्या होगा, 1/50 होगा या 1/ एक्चुअल टाइम होगा, 1/50 ही होगा, राइट। तो भाई आप टाइम जो मेजर कर रहे हैं वो जो भी टाइम है, हाँ वो 40 ऑसिलेशंस का टाइम है। इस पर्टिकुलर एरर में डेफिनेटली आपका मतलब यहाँ पे तो टाइम एक ऑसिलेशन का होना चाहिए, लेकिन तब भी आप 1/50 ही यूज़ करेंगे। आंसर बहुत सिंपल है, जैसे कि ये जो टाइम पीरियड है इसको मैं T0 मान लेता हूँ, ठीक है, ΔT0/T0 है, ठीक है। मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, मतलब लॉजिकली आप खुद सोचिए, आप जो मेजर कर रहे हैं वो कौन सा टाइम है, T0 मेजर कर रहे हैं या टोटल टाइम T मेजर कर रहे हैं, टोटल टाइम T मेजर कर रहे हैं। और आपका जो वॉच है वो किस में एरर देगा, ऑब्वियसली टोटल टाइम में एरर देगा। तो 1 सेकेंड जो एरर है वो डेफिनेटली किस में है भाई, 50 सेकेंड्स में ये एरर है। इसीलिए जब भी आप टाइम पीरियड मेजर करते हैं, एक टाइम पीरियड मेजर नहीं करते हैं, राइट। आप लंबा ज़्यादा ऑसिलेशंस का मेजर कर लेते हैं,
ताकि भाई आपका उस पर्टिकुलर सीन में वहाँ पे आपका एरर कम हो जाए, करेक्ट। अच्छा, अब टोटल टाइम में और आपका ये वाला टाइम में भी एरर सेम है, ये कैसे, ये मैं समझा देता हूँ, हो सकता है आपको इसमें डाउट हो। जैसे आप जो मेजर कर रहे हैं वो टी मान लेता हूँ, पेंडुलम का टाइम पीरियड वो t0 में मान ले रहा हूँ। अब क्या मेजर कर रहे हैं, 40 ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड मेजर कर रहे हैं, तो आपका t किससे बराबर भाई, 40 t0। कोई डाउट इसमें? ओके, तो आपका डेल्टा t किससे बराबर, 40 डेल्टा t0। लेकिन भाई आप जो लिख रहे हैं दिस इज़ फ्रैक्शनल एरर, तो आप बताओ भाई डेल्टा t बाई टी जब करेंगे क्या हो जाएगा, ये डेल्टा t बाई टी का वैल्यू क्या है भाई, 40 t0 है, तो वो 40 तो कट जाएगा, डेल्टा t बाई टी और डेल्टा t0 बाई t0 दोनों सेम है, तो यहाँ पे आपको लेना है डेल्टा t बाई t0 बाई t0, लेकिन दैट विल ऑब्वियसली बी इक्वल टू वॉट एवर एरर यू हैव एंड द टोटल टाइम मेजर्ड, राइट। होपफुली क्लियर है ये डाउट, इसमें कोई डाउट। अब भाई इंटू 100 करना है, तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, 0.125 इंटू 100 प्लस 1/50 इंटू 100, नहीं 2 टाइम्स 1/50 इंटू 100, तो दिस विल बी 4 और 0.4, है ना, 4 ना 25 फोर्स, हाँ 0.4 और 4.4। ऑब्वियसली होपफुली इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, अब तो एटलीस्ट किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चले आगे, कोई डाउट किसी को इसमें? ऑलराइट, the displacement of damped oscillation is given by equal to e power minus 0.1 t cos omega t plus phi, the time taken for amplitude of the oscillator to drop to half of initial value। Hopefully damped oscillation के सारे फॉर्मूले आपको याद है। अगर आप जनरल इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो damped oscillation का क्या इक्वेशन होता है, f इज इक्वल टू नॉर्मली क्या होता है, माइनस के एक्स माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन भाई डैम्प्ड ऑसिलेशन में एक एक्स्ट्रा माइनस बी इंटू वी बार, राइट। ये डैम्पिंग फोर्स है, बी को क्या कहते हैं, डैम्पिंग कांस्टेंट कहते हैं, राइट। तो फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस बी इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ये डैम्प्ड ऑसिलेशन का आपका जनरल इक्वेशन हो जाता है। यहाँ पे भाई आपका एम्पलीट्यूड क्या होता है, कंटिन्यूसली रिड्यूस हो जाता है। ओरिजिनली अगर A0 है तो A0 ई पावर माइनस बी टी अपॉन 2m हो जाता है, राइट। सही है ना, याद है सबको? अच्छा, डैम्प्ड ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी, ये आप इस यहाँ पे जो ओमेगा है इसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी ओमेगा किससे बराबर, अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4m स्क्वायर, राइट। एनीवे, तो ओमेगा डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी बाई 2m का होल स्क्वायर होता है। दिस इज़ योर न्यू फ्रीक्वेंसी। न्यू फ्रीक्वेंसी या न्यू एंगुलर फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस बढ़ जाता है। नया टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा डैश ऑब्वियसली। एनीवे, डजेंट मैटर। यहाँ पे तो भाई ये एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड ई पावर माइनस बी टी बाई 2m A0 का वैल्यू 1 है भाई, 1 इंटू ई पावर माइनस बी टी बाई 2m, ठीक है। क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड आधा कब हो जाएगा ये कह रहा है, तो A इक्वल टू A0 बाई 2 कब होगा, A0 ई पावर माइनस बी टी बाई 2m। एनीवे, तो अपने क्वेश्चन के हिसाब से ई पावर माइनस 0.1 t 1/2 के बराबर होना चाहिए। यहाँ से आपको टाइम चाहिए, उल्टा कर लेते हैं, ई पावर 0.1 t 2 के बराबर ln निकाल लेंगे तो 0.1 इंटू टी ln 2, तो भाई टाइम आपका आ जाएगा आराम से ln 2 बाई 0.1 0.693 बाई 0.1 6.9 आपका टाइम पीरियड हो जाएगा। 6.9 है, 6.9 है अप्रॉक्सीमेटली 7। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, काफ़ी कॉमन है जेईई मेंस में डैम्प्ड ऑसिलेशन के 2 फार्मूले। इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चन आते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन के, बहुत रेयरली आते हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशन, टाइम आफ्टर एम्पलीट्यूड आफ्टर सम टाइम, एनर्जी आफ्टर सम टाइम एंड फ्रीक्वेंसी क्या है, राइट। ये 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, याद रखना है भाई। एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर होता है, हाफ के ये वाला जो भी ए डैश है ये हो जाएगा एनर्जी आफ्टर सम टाइम। ऑलराइट, नेक्स्ट।
टू इंसुलेटिंग प्लेट्स हैविंग सरफेस चार्जेस प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, ऑलराइट, इंसुलेटिंग प्लेट्स हैं having plus sigma minus sigma are fixed at some distance in a gravity free space. Charge particle Q and mass m is attached to the junction of the springs and released from rest. The particle will cross equilibrium position with a speed of, all right. फिर से अटेम्प्ट कीजिए, आसान क्वेश्चन है, सब लोग अटेम्प्ट कीजिए इसको। भाई आपने SHM का नॉर्मल क्वेश्चन किया होगा, उसको अब ये भी किया होगा कि भाई एक पार्टिकल है, मास m, स्प्रिंग का k है, भाई इस पर आप फोर्स F0 लगा दे रहे हैं तो आपका नया इक्विलिब्रियम पोजीशन वर्टिकल ऑसिलेशन की तरह, नया इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ होगा, मतलब ज़ीरो एक्सटेंशन पे आप फोर्स लगा रहे हैं तो भाई आपका वहाँ पे हो जाता है mg इक्वल टू के एक्स नॉट कर लेते हैं, वो नया इक्विलिब्रियम पोजीशन है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, F0 इक्वल टू के एक्स नॉट, राइट। तो एक्स नॉट का वैल्यू F0 बाई के होता है ना। तो ये इक्विलिब्रियम नहीं, क्योंकि आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, इक्विलिब्रियम पे तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। यहाँ पे पार्टिकल रेस्ट पे है, आप सडनली ये फोर्स लगा रहे हैं, है ना। तो कहाँ पे इक्विलिब्रियम आता है, F0 बाई के पे। और भाई मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होता है, ये सब अलग अलग क्वेश्चन हैं। मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होता है, F0 बाई 2k, 2F0 बाई के, F0 बाई 2k नहीं, 2F0 बाई के होता है मैक्सिमम एक्सटेंशन, राइट। भाई ये एक्सट्रीम है कि नहीं, यहाँ पे रुका हुआ है, फोर्स लग रहा है, मैक्सिमम फोर्स लग रहा है, एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम हो गया मीन कहाँ पे आ रहा है, F0 बाई के। मीन पे तो मैक्सिमम स्पीड रहता है, राइट। भाई ये क्या हो गया, फिर ये एम्पलीट्यूड हो गया। अच्छा, उस पर और कितना जाएगा, उतना ही तो जाएगा, सेम ही जाएगा, राइट। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ योर एम्पलीट्यूड इन सच केसेस, राइट। वर्टिकल ऑसिलेशन पे भी अगर आप नेचुरल स्टेट पे छोड़ रहे हैं, इक्विलिब्रियम कहाँ पे है, mg बाई के पे है, और भाई अदर एक्सट्रीम कितने एक्सटेंशन पे है, 2mg बाई के पे है, राइट। mg के बजाय यहाँ पे F0 है बस, बाकी सब तो एग्जैक्टली सेम, ऑलराइट। यहाँ पे F0 भी नहीं है, यहाँ पे क्या है, अच्छा टाइम पीरियड क्या होता है इसका, टाइम पीरियड तो यही रहता है ना, 2 पे अंडर रूट m बाई के। ओमेगा क्या होता है, अंडर रूट k बाई m ही होता है। ओमेगा डज नॉट चेंज, टाइम पीरियड डज नॉट चेंज, बस इक्विलिब्रियम पोजीशन आपका नेचुरल स्टेट में नहीं, कुछ एक्सटेंशन पे है। कितना एक्सटेंशन पे, नेट फोर्स जहाँ पे ज़ीरो होगा वही तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, F0 इक्वल टू के एक्स, राइट। एक स्टैंडर्ड सिनारियो है, सबको पता होना चाहिए, ऑलराइट। तो यहाँ पे F0 भी नहीं है, यहाँ पे क्या है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए क्या है, सिग्मा बाई, राइट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट राइट साइड रहेगा, और इसका भी क्या रहेगा भाई, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट राइट साइड ही रहेगा। तो नेट फील्ड क्या है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, ऑलराइट। तो भाई एक्स्ट्रा जो फोर्स लग रहा है F0 की तरह, वो किससे बराबर, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ये फील्ड है, इनटू जो भी चार्ज इस पर दिया है, ये चार्ज, सीधा सीधा उस सिनेरियो से कंपेयर करना है। तो आप बताओ भाई एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड इज़ नथिंग बट, यहाँ पे रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम कहीं पे आएगा, दैट विल बी द एम्पलीट्यूड, फिर उतना ही और आगे भी जाएगा वो, है ना। तो एम्पलीट्यूड किससे बराबर, x0 का वैल्यू F0 बाई k होता है। इस सिनेरियो में k क्या है, दो स्प्रिंग्स लगे हैं, k बाई 2 या 2k, k बाई 2 है यहाँ पे k बाई 2 है। अरे बाप रे, तो भाई बात ये है आपका, ये है भाई, ये क्वेश्चन तो किया होगा कि इसका टाइम पीरियड बताइए। ये सीरीज़ है या पैरेलल कनेक्शन है, ये पैरेलल कनेक्शन है। सीरीज़ तो ये होता है भाई, ऐसे लगा दिया फिर ये लगा दिया, ये सीरीज़ होता है। ये डेफिनेटली जो बोर्ड पे है, दिस इज़ डेफिनेटली नॉट सीरीज़। भाई याद नहीं है तो थोड़ा सोचे ना। इसको मान लेते हैं x दबाया इस तरफ, तो कैसे इस पर फोर्स लगेगा, ये वाला स्प्रिंग में एक्सटेंशन आया है, तो ये स्प्रिंग किधर खींचेगा, इधर खींचेगा, के एक्स इधर लगेगा। और भाई ये क्या करेगा, इसमें कंप्रेशन आया है, ये भी तो इधर ही लगाएगा। तो नेट फोर्स क्या हो गया, 2kx हो गया। तो k इफेक्टिव इज़ 2k, बहुत ही स्टैंडर्ड चीज़ है भाई, सारे बुक्स में होगा।
मॉड्यूल अगर सॉल्व किया है तो डेफिनेटली मॉड्यूल में होगा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आपका के इफेक्टिव इन दिस पर्टिकुलर केस इज 2k नॉट k/2। ऑलराइट, तो भाई आपका x नॉट एक्सटेंशन किससे बराबर, मतलब जो मेन पोजीशन जहाँ पे आएगा किस एक्सटेंशन पे आएगा, f0/k f0/2k, ठीक है। और यही क्या हो जाएगा आपका एम्पलीट्यूड भी हो जाएगा, राइट। तो एम्पलीट्यूड इस किससे बराबर, f0/2k विच इज़ सिग्मा q अपॉन 2k एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड। क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैक्सिमम स्पीड किससे बराबर, ए ओमेगा, ए आ गया ओमेगा इंटू ए तो ये हो गया, ओमेगा क्या है यहाँ पे k/m है फिर से, या 2k/m है, 2k/m है, दिस विल बी योर आंसर। बस सिली मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो फिर से बहुत आसान क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा हल्का सा बस f0 के बजाय इसने कुछ चार्ज के इंसुलेटिंग शीट्स दे रखा है जिसकी वजह से f0 आपको बस निकालना है। ऑलराइट, आगे बढ़ना है। What will be the time period of pendulum L suspended from a ceiling of a cart which is sliding without friction on an inclined plane? Alright, तो भाई एक इंक्लाइन प्लेन है एंगल थीटा जिस पे एक कार्ट है, एंड भाई इस कार्ट में आपका पेंडुलम है, ठीक है। तो क्या रहेगा टाइम पीरियड, 2/√L/g cos थीटा होगा, क्योंकि भाई इस पर्टिकुलर फ्रेम में आप जाएंगे तो g इफेक्टिव क्या होगा, g cos थीटा होगा, राइट। बिकॉज एक्चुअल फोर्स क्या होगा भाई, इस तरफ एक्चुअल mg फोर्स लग रहा होगा, आपका फ्रेम इधर एक्सेलरेट कर रहा है, फ्रेम में आप देख रहे हैं तो फ्रेम के रिस्पेक्ट में इस तरफ क्या होगा, mg sin थीटा होगा। तो mg cos थीटा को रिजॉल्व करेंगे, mg cos थीटा और mg sin थीटा और mg cos थीटा, ये वाला पार्ट कट जाएगा। ये सूडो फोर्स है बाय द वे, क्योंकि आपका फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस में g इफेक्टिव क्या होगा, g cos थीटा होगा, टाइम पीरियड विल बी 2/L/g cos थीटा, राइट। एंड अगर आपका फ्रेम हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहा है तो मान लीजिए ये पेंडुलम लटका था एंड फिर आप इस फ्रेम को a0 एक्सेलेरेशन दे रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा टाइम पीरियड, अगर आपके पास एक हॉरिजॉन्टल कार्ट है जिसमें पेंडुलम लटका है एंड इस कार्ट को आप a0 एक्सेलेरेशन से आगे एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो उस कार्ट के फ्रेम में वो ऑसिलेट कर रहा होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, इस तरफ g इस तरफ a0, राइट, क्योंकि सूडो फोर्स ma0 mg। तो g इफेक्टिव क्या हो जाएगा, g इफेक्टिव √g² प्लस a0² हो जाएगा, टाइम पीरियड 2/L/, ये वाला g इफेक्टिव लगाना पड़ेगा, √g² प्लस a², ठीक। ऑलराइट, नेक्स्ट, a wooden cylinder of mass area having piece of lead of mass this much attached to its bottom floats in water. The cylinder is depressed and then released frequency of small oscillation. Doesn't matter भाई, क्वेश्चन में क्या बोला एक बार देख लो भाई, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन का जो भी आंसर निकाला वो निकाल दे रहा हूँ। अच्छा, पहले मान के चलते हैं एक खाली सिलेंडर है, इस पर कुछ और भी वो कर रहा है, डजेंट मैटर, मान के चलते हैं एक सिलेंडर फ्लोट कर रहा है, करेक्ट। लिक्विड का डेंसिटी रो है, इसका डेंसिटी सिग्मा ले लेता हूँ, इसका डेंसिटी रो ले लेता हूँ। अच्छा, अगर फ्लोट कर रहा है तो कौन सा ज़्यादा है, अगर फ्लोट कर रहा है तो कौन सा ज़्यादा है, ऑब्वियसली लिक्विड का ज़्यादा होगा, है ना, सिग्मा ज़्यादा है। अच्छा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मान लेते हैं, ठीक है। बाय द वे सब कुछ दे रखा है, मास दे रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, बाकी का कुछ और एक्स्ट्रा दे रखा है कि कोई मास कनेक्ट किया है वो अलग से कर लेते हैं, डजेंट मैटर। अच्छा, इसका टाइम पीरियड निकाल लेते हैं, ये फ्लोट कर रहा है, इक्विलिब्रियम में है। अब टाइम पीरियड या कोई भी सिनेरियो में आपको टाइम पीरियड निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम से या तो फर्दर डिस्प्लेस करते हैं
या इक्विलिब्रियम पे कोई एंगल रोटेट करते हैं। ऑब्वियसली ये इस वाले ऑसिलेशंस की बात हो रही है यहाँ पे। तो क्या करते हैं, यहाँ से x और अंदर करते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम से फर्दर अंदर हम x करते हैं, ठीक है। तो भाई क्या हो जाएगा, इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा वॉल्यूम आ जाएगा, इस लिक्विड के अंदर एक्स्ट्रा वॉल्यूम आ जाएगा, इतना एक्स्ट्रा वॉल्यूम आ रहा है। खाली यही कंसिडर करना है या पूरा वॉल्यूम कंसिडर करना है? खाली ये एक्स्ट्रा कंसिडर करना होगा, क्योंकि पहले से जो वॉल्यूम इमर्स्ड है उसका बैलेंस फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है? mg को बैलेंस कर रहा है, राइट। उससे कोई मतलब है नहीं। अब जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम होगा दैट विल बी व्हाट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू x, राइट। तो भाई जो आपका बैलेंस फोर्स होगा वही क्या हो जाएगा भाई, मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस विल बी एक्स्ट्रा बैलेंस फोर्स, क्योंकि ओरिजिनल बैलेंस फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है? mg को बैलेंस कर रहा है, वो पहले भी था बाद में भी रहेगा, राइट। तो वो सब कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। कंसिडर करेंगे तो भाई टर्म्स एक्स्ट्रा आ जाएंगे, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, फालतू में क्यों करना है। ऑलराइट, तो भाई बैलेंस फोर्स किससे बराबर? वेट ऑफ वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। तो डेंसिटी इंटू ये वाला वॉल्यूम क्या हो जाएगा? a इंटू एक्स, ये मास हो गया जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है, इंटू जी, ये आपका वेट हो जाएगा। इक्वल टू क्या करेंगे यहाँ पे? इक्वल टू टोटल मास, यहाँ पे इस बॉडी का मास, इसी पे तो लग रहा है, उस बॉडी का मास इंटू एक्सेलरेशन। वैसे बॉडी का मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू टोटल लेंथ इंटू एरिया हो जाएगा, ऑब्वियसली, राइट। बॉडी का डेंसिटी इंटू टोटल लेंथ इंटू एरिया। तो अगर क्वेश्चन में एरिया नहीं दिया है तो वो एरिया कट जाएगा, अपने क्वेश्चन में तो दिया है, डजेंट मैटर, राइट, वो सब तो हो जाएगा। बस आपको ये देखना है एरिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, राइट। तो ये भाई आपका ओमेगा स्क्वायर है, टाइम पीरियड 2π/ω होगा, है ना। ये तो बेसिक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है, मतलब इससे क्या क्या चेंज किया है? यही सिनारियो है, क्वेश्चन एक बार पढ़िए, क्या चेंज किया है क्वेश्चन में? वही सिलेंडर है भाई, एक आपने एक एक्स्ट्रा मास यहाँ पे लटका दिया, इसका मास m0 मानते हैं, इसका मास स्मॉल m0 मान लेता हूँ। अब उससे वो जुड़ा हुआ है, बाकी का वो तो पार्टिकल है, तो उसका तो कोई वॉल्यूम है नहीं, कोई मतलब है नहीं। अच्छा, ये जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है ये किसको बैलेंस कर रहा है? अब प्रेजेंटली दोनों का वेट को बैलेंस कर रहा है। प्रेजेंटली जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है जिसके वजह से बैलेंस फोर्स लग रहा है वो क्या कर रहा है भाई? दोनों का वेट को बैलेंस कर रहा है। आप x अंदर करेंगे तो क्या होगा? रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा? वही होगा जो वहाँ पे आया था, है ना। कितना है रिस्टोरिंग फोर्स? रो, इसका रो है, रो इंटू a इंटू एक्स वॉल्यूम है, इंटू जी फोर्स लगेगा, इक्वल टू भाई पूरा ही बॉडी को वो फोर्स एक्सीलरेट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा भाई? m0 प्लस m0 इंटू a। बस इतना ही फ़र्क है, बाकी तो वही चीज़ है। यहाँ से आपका ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, इसको उधर कर लेंगे, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा। क्लियर? ऑलराइट, अगेन स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही है ये सारे भाई, आपके एनटीए के ही क्वेश्चन है, राइट। आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट, अच्छा, इसमें कई सारे क्वेश्चंस मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स के हैं। जैसे देखो यहाँ पे सम फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट है। जनरली ऐसे क्वेश्चंस मेंस में काफ़ी कम आते हैं, अगर आएंगे तो भाई पेपर में 1-2 क्वेश्चंस होंगे, एडवांस में आते रहते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, इसको भी ट्राई कीजिए आप लोग पहले। A block of mass m is placed on top of another 6 kg cart such that time period of system is 0.75 seconds. Assuming there is no slipping, if cart displaced by 50 mm from equilibrium position and released, then the coefficient of friction mu between block and cart is just sufficient to prevent slipping. द वैल्यू ऑफ स्मॉल m एंड म्यू, ठीक है। तो स्मॉल m का वैल्यू बताना है और म्यू का वैल्यू बताना है। पहले तो टाइम पीरियड दे रखा है, दोनों ब्लॉक्स मिल के ऑसिलेट कर रहे हैं, तो मास तो टोटल मास लेंगे, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का? 2π/m/k, m क्या हो जाएगा? 6 + m/k, भाई k तो पता है, टाइम पीरियड दे रखा है, यहाँ से ये m निकालना है, तो m आ जाएगा। कैलकुलेशन आप कर लीजिए बाद में, ठीक है। तो m तो आ गया। फिर क्या पूछा है?
अब आप इसको इस सिस्टम को ऑसिलेट कर रहे हैं, पूरा सिस्टम का पूरा कहानी पता है, राइट। कितना एम्पलीट्यूड दे रखा है, 50 सेंटीमीटर, इक्विलिब्रियम से 50 मिलीमीटर तक इसको डिस्प्लेस करके आप जब रिलीज़ करेंगे तो आपको क्वेश्चन में बताना है इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन ही तो इन दोनों को एक साथ रख रहा है। इन दोनों ब्लॉक्स को एक साथ कौन रख रहा है, या ऊपर वाले ब्लॉक को नीचे वाले ब्लॉक के साथ कौन मूव कर रहा है, फ्रिक्शन ही मूव कर रहा है। अब फ्रिक्शन का कुछ लिमिटिंग वैल्यू होता है, अगर उससे ज़्यादा फ्रिक्शन चाहिए होगा तो नहीं लग पाएगा, स्लिपिंग हो जाएगी, तो वो SHM से हट जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में पूछा है कि भाई अगर इतना एम्पलीट्यूड हमें देना है तो मिनिमम म्यू कितना होना चाहिए, ठीक है। अब ये तो पार्ट हो गया SHM का, एक तो ये बेसिक फंडा हो गया। सेकेंड पार्ट सॉल्व करने के लिए या म्यू निकालने के लिए फ्रिक्शन का एक बेसिक फंडा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 2 ब्लॉक सिस्टम में किया होगा। 2 ब्लॉक सिस्टम है जिसमें भाई नीचे वाले ब्लॉक पे आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, तो भाई कितना एक्सटर्नल फोर्स लगा सकते हैं या कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन दे सकते हैं ताकि ऊपर वाला भी इसके साथ मूव करे, किया होगा डेफिनेटली। आप बताओ, जैसे ऊपर वाले ब्लॉक का FBD बनाते हैं, चाहे वो आगे एक्सेलरेट कर रहा हो या पीछे एक्सेलरेट कर रहा हो, इसको कौन एक्सेलरेट कर रहा है, फ्रिक्शन। और भाई फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यहाँ पे नॉर्मल क्या होगा, mg होगा, तो म्यू mg होगा, ठीक है। तो इस ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या है, इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन आ ही नहीं सकता है क्योंकि इस ब्लॉक को तो फ्रिक्शन ही मूव कर रहा है और उसका ये लिमिटिंग वैल्यू है। तो दैट विल बी व्हाट, म्यू mg, मैक्सिमम फोर्स अपॉन मास। तो भाई इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन म्यू जी, ठीक है। तो ऊपर वाले ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना मिल सकता है, म्यू जी मिल सकता है। ये भाई फ्रिक्शन का बेसिक फंडामेंटल पार्ट है, होपफुली किया है 2 ब्लॉक सिस्टम। ऑलराइट, अब इस SHM वाला सीक्वेंस से कैसे रिलेट करेंगे। SHM अगर होना है तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ पे है, एक्सट्रीम पे कितना है, ओमेगा स्क्वायर x होता है, एक्सट्रीम पे मतलब x क्या है, a के बराबर, तो ओमेगा स्क्वायर a आपका मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा। तो दिस पर्टिकुलर वैल्यू शुड बी व्हाट, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a। दैट इज इस क्वेश्चन में म्यू जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर क्या होगा भाई, रूट k बाई m। रूट k बाई m तो हमें पता है, स्मॉल m हमने निकाला है, 6 + m, इसका स्क्वायर लेना है वैसे, इनटू एम्पलीट्यूड, इसीलिए क्वेश्चन में दे रखा है भाई 50 मिलीमीटर एम्पलीट्यूड अगर करना है तो लगा लेंगे 50 × 10⁻³ यहाँ से आपको ये म्यू का वैल्यू, मिनिमम वैल्यू निकालना होगा। क्लियर सबको? ऑलराइट, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, 2 कॉन्सेप्ट का मिक्सड है तो स्लाइटली थोड़ा सा दिमाग बस लगाना है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ बेटा, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालने के बाद मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकल गया, तो ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन म्यू जी निकल गया, ठीक है। अच्छा, अब ये पूरा सिस्टम ऑसिलेशन कर रहा है ना, एंड कोई भी ऑसिलेशन में मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होता है, आपका एक्सेलरेशन इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, एंड आप चाहते हैं कि ये 50 मिलीमीटर का ऑसिलेशन करे या SHM करे। एंड भाई इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का या कोई भी बॉडी का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ पे होता है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या है भाई, ओमेगा स्क्वायर x है, x का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, a के बराबर मैक्सिमम एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर है। अब फ्रिक्शन के कारण जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ रहा है म्यू जी, ये क्या होना चाहिए, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम एक्सेलरेशन इन आवर सिस्टम जो कि ओमेगा स्क्वायर a है। अब ओमेगा आप जानते हैं रूट k बाई m, टोटल m क्या है m + m, तो ओमेगा स्क्वायर k बाई m हो जाएगा, k दे रखा है, m हमने निकाला था 6 प्लस वो स्मॉल m वहाँ पे निकाला था हमने, 6 + m लगा देंगे, a का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 50 मिलीमीटर लगा देंगे, दैट्स इट। यहाँ से मिनिमम म्यू आपका आ जाएगा, राइट, ठीक है ना, राइट।
ओके नेक्स्ट देखिए अगेन बहुत बेसिक क्वेश्चन, इफ डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी आर गिवन बाय दिस पर्टिकुलर रिलेशन, टाइम पीरियड निकालना है। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला है। क्या है फार्मूला? v इक्वल टू या v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर किया हुआ है, v स्क्वायर लिखते हैं किससे बराबर, 1/3 उस तरफ जाएगा, 30 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट कंपैरिजन बताओ ओमेगा कितना है? ओमेगा 1/√3 है। टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई अपॉन 1/√3, तो 2√3 अपॉन इंटू पाई। ऑलराइट दैट्स इट, यही पूछा है। तो कुछ n पूछा है तो भाई 2 को अंदर कर लो, √4 3 12 हो जाएगा, √12 इंटू पाई, तो आपका आंसर 12। ऑलराइट नेक्स्ट, okay, mass m1 connected to a horizontal spring performs SHM of amplitude A, while m1 is passing through mean position, m2 is placed on it such that both move together with amplitude A1. The ratio of A1 by A is, all right, इस क्वेश्चन को कीजिए। अगेन 2-3 मॉडल्स ऑफ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, एक बार दूसरा ब्लॉक को आप इसके ऊपर रख रहे हैं, मेन पोजीशन पे रख रहे हैं, एक बार एक्सट्रीम पोजीशन पे रख रहे हैं, एक बार कहीं बीच में रख दे रहे हैं। ठीक है, 3 डिफरेंट क्वेश्चन है, 3 डिफरेंट मॉडल्स है। उसमें से ये मॉडल है जिसमें आप कहाँ पे रख रहे हैं, मेन पोजीशन पे आपका पार्टिकल को रख रहे हैं, राइट। दूसरे पार्टिकल को जब वो मूव कर रहा है, जब मेन पोजीशन पे है तो सडनली आप दूसरा बॉडी को रख दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको बताना है नया एम्पलीट्यूड क्या होगा। नंबर 1, क्या एनर्जी कंजर्व होगा? एनर्जी कंजर्व होगा? नहीं होगा। एनर्जी कंजर्व होता अगर कोई कोलिजन टाइप का कोई भी चीज़ नहीं होता। जैसे ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ये ऑसिलेट कर रहा है, मान के चलते हैं इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक। ठीक है, अच्छा जब एक्सट्रीम पे है पूरा एनर्जी किस फॉर्म में है? जब एक्सट्रीम पे है पूरा एनर्जी इलास्टिक एनर्जी के फॉर्म में होगा। ये पार्टिकल रुका हुआ है, अब इसके ऊपर आप दूसरा पार्टिकल रख देंगे तो क्या हो जाएगा भाई? दोनों उधर वाले एक्सट्रीम पे है, दोनों फिर उस तरफ एक्सट्रीम पे जाएंगे, सेम एम्पलीट्यूड का जाएंगे, आपका एनर्जी कंजर्व हो जाएगा। हाफ के स्क्वायर पहले भी एनर्जी था, पूरा काइनेटिक में कन्वर्ट होगा मीन पे, एंड पूरा उधर वाला एक्सट्रीम तक वो जाएगा। करेक्ट, वो अगर एक्सट्रीम पे रखते तो। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, जब ये पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहा है इसका मैक्सिमम स्पीड से, इसके ऊपर सडनली आप धमाल करके दूसरा पार्टिकल को रख दे रहे हैं, और भाई वो दोनों कुछ सेम स्पीड से अब मूव कर रहे होंगे। तो आप जब सडनली इसके ऊपर रख देंगे, आपका एनर्जी कंजर्व होगा क्या, या मोमेंटम कंजर्व होगा? मोमेंटम कंजर्व होगा, बल्कि ये थोड़ा सा इनएलास्टिक कोलिजन की तरह है, बल्कि आप कोलिजन है नहीं डायरेक्टली, लेकिन आप मूविंग बॉडी पे एक और रेस्ट वाला पार्टिकल को सडनली ड्रॉप कर दे रहे हैं, और दोनों एक साथ अगर मूव करेंगे तो डेफिनेटली मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा। एंड भाई एक्सट्रीम, सेम एक्सट्रीम तक जाएगा या कम एक्सट्रीम पे जाएगा? आपका एम्पलीट्यूड डेफिनेटली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे एम्पलीट्यूड? सीधी सी बात है, मोमेंटम तो कंजर्व होगा। मोमेंटम कंजर्व होगा तो भाई इनिशियल वेलोसिटी अगर आपको पता है तो जस्ट वो रखने के बाद भी आपको पता है, m1 v1 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v डैश कर लेंगे। अच्छा, वो ड्रॉप करने के बाद मीन पोजीशन पे ही है, मीन पोजीशन पे ही है, वहाँ का वेलोसिटी आपको पता है, नया ओमेगा आपको पता है, नया एम्पलीट्यूड आपको निकालना है। निकल जाएगा, कैसे निकलेगा? v इक्वल टू a ओमेगा वाला फॉर्मूला से निकल जाएगा। नया v इक्वल टू नया a इंटू नया ओमेगा हो जाएगा। तो नया v कैसे निकालेंगे? अच्छा, ओरिजिनल एम्पलीट्यूड a है, ओरिजिनल मास m1 है, तो मीन पोजीशन पे मैक्सिमम स्पीड होता है a ओमेगा होता है ना। a इंटू ओमेगा क्या है? √k/m, ये हो जाएगा √k/m1। ठीक है, ये आपका v1 है ना, इनिशियल मेन पोजीशन पे a ओमेगा स्पीड है, a ओमेगा बस लिखा है। तो भाई m1 मास m1 इंटू ये वाला a इंटू √k/m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जैसे दूसरा पार्टिकल को आप ड्रॉप करेंगे, m1 प्लस m2 इंटू v डैश हो जाएगा। तो भाई v डैश किससे बराबर, चाहे तो वो सब कट कर लीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ m1 a √k/m1 इंटू 1/,
m1 प्लस m2। आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे बेटर में भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मतलब प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो दिस इज़ द बेस्ट वे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ऑलराइट, अब भाई ये नया मीन पोजीशन पे ये वेलोसिटी है। अब आपका ये किससे बराबर होगा? ए ओमेगा, ए डैश इंटू ओमेगा। अच्छा, ओमेगा बदल गया कि नहीं? रूट के बाई एम था, अब क्या हो गया? रूट के बाई अंडर रूट के बाई m1 प्लस m2, ए डैश ही तो पूछा है, बस निकल गया आराम से, राइट। सिंपल मोमेंटम कंजर्वेशन का क्वेश्चन है, होपफुली क्लियर है, करेक्ट। आप अगर एक्सट्रीम पे उस पार्टिकल को रखते तो क्या होता? एम्पलीट्यूड वही रहता, तो मैक्सिमम स्पीड वही रहता या बदल जाता? एम्पलीट्यूड तो यही है, मैक्सिमम स्पीड क्या वही रहेगा या बदल जाएगा? ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। जो एनर्जी था वो एक पार्टिकल का काइनेटिक में कन्वर्ट हो रहा था, अब उतना ही एनर्जी है वो दो पार्टिकल के काइनेटिक में कन्वर्ट हो रहा है। ओमेगा चेंज हो गया ना, नया मैक्सिमम स्पीड क्या हो जाएगा? वही ए इंटू नया ओमेगा हो जाएगा, ए इंटू ओमेगा डैश हो जाएगा। ओमेगा डैश तो चेंज हुआ है, ओमेगा डैश कम हो गया है, मैक्सिमम स्पीड ऑब्वियसली कम होगा, क्योंकि वो जो हाफ के ए स्क्वायर था वो हाफ एम वी स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहा था। अब हाफ के एक्स स्क्वायर किस में कन्वर्ट होगा? हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी मैक्सिमम स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। ऑब्वियसली नया मैक्सिमम स्पीड मेन पोजीशन पे डिफरेंट रहेगा, राइट, चाहे आप एक्सट्रीम पे भी रखें, लेकिन वहाँ पे एनर्जी कंजर्व हो जाएगा, राइट। ऑलराइट, हाँ बेटा, इनको बताने से हमको कैसे पता चला कि मोमेंटम कंजर्व होगा? क्योंकि आप मोमेंटम तो भाई हमेशा कंजर्व होगा कोई भी कोलिजन में। एनर्जी तभी कंजर्व होगा जब कोई कोलिजन इलास्टिक मतलब कोई अलग अलग टाइप का कोलिजन ना हो, राइट। जैसे कि अगर परफेक्टली इलास्टिक होता है तो वो तो भाई होगा ही होगा वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोलिजन की तरह है ही नहीं। पार्टिकल मूव कर रहा है, उस पर सडनली आप दूसरा पार्टिकल को प्लेस कर दे रहे हैं, तो सडनली वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो स्लाइटली कोलिजन की तरह है, तो डेफिनेटली आपका काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा। एंड लेकिन डेफिनेटली आपका मोमेंटम तो कंजर्व होना ही है, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं। जब आपको आप इस पार्टिकल को इस पर ड्रॉप करेंगे तो अचानक से इम्पल्सिव फोर्स इस पे लगेगा, उतना ही फोर्स इस पे भी लगेगा। नेट फोर्स सिस्टम पे तो ज़ीरो है, तो डेफिनेटली क्या लगेगा भाई? डेफिनेटली आपका मोमेंटम तो कंजर्व होगा ही होगा, राइट। राइट, नेक्स्ट। The length of seconds pendulum on the surface of Earth is 1 meter. If acceleration due to gravity on the surface of Moon is 1/6 of the acceleration due to gravity on Earth, then the length of seconds pendulum is, ये तो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी है अर्थ पे, वहाँ पे 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी बाई 6 है, 6 ऊपर जाएगा तो 6 एल आएगा, वही आपका लेंथ होगा, राइट। नेक्स्ट, time period of oscillation of a block attached to a spring is t1. When the spring is replaced by another spring, the block is t2. If both springs are connected in series, then the time period of the block is, solve करिए भाई आप लोग। k1 स्प्रिंग है तो टाइम t1 है, k2 स्प्रिंग है तो टाइम t2 है। अगर k1 और k2 दोनों पैरेलल में या सीरीज़ में लगाएंगे तो नया टाइम पीरियड कितना है? अगेन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला है सीरीज़ में, सीरीज़ में लगाएंगे तो k क्या हो जाएगा? 1/k1 प्लस 1/k2 इक्वल टू 1/k इफेक्टिव। अच्छा, 1/k के टर्म्स में ही रखिए, फालतू में कन्वर्ट मत कीजिए k1 k2 एंड ऑल दैट, क्योंकि टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m/k ना, 1/k वहाँ पे भी है। क्या है भाई? t1 आपका 2 पाई अंडर रूट m/k1 है, t2 2 पाई अंडर रूट m/k2 है। आपको क्या चाहिए? t डैश इज 2 पाई अंडर रूट m/k इफेक्टिव है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 2 पाई अंडर रूट m/1/k इफेक्टिव। 1/k इफेक्टिव किससे बराबर? 1/k1 प्लस 1/k2। 1/k1 यहाँ से लगाइए, 1/k2 यहाँ से लगाइए, सब कुछ कट के आपका आंसर आ जाएगा, करेक्ट। एंड भाई अगर सीरीज़ में होता तो ये हो गया, अगर पैरेलल में होता तो यहाँ पे k1 प्लस k2 आ जाता, तो k1 प्लस k2 सीधा k1 और प्लस सीधा k2 लगा देंगे, आपका आ जाएगा। ऑलराइट, अगेन स्टैंडर्ड क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट।
Okay, block M1 is constrained to move along a movable pulley of mass M2 which is connected to a force constant K if mass of the fixed pulley is negligible and friction is absent everywhere then the time period of the system is। ठीक है, थोड़ा आसान इसलिए है क्योंकि ये इसका कोई रोलिंग वोलिंग है नहीं, स्मूथ है तो वो रोटेट नहीं करेगा, मतलब वो भी एक ब्लॉक की तरह ही है, तो बस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो पुली लगाया है इंस्टेड ऑफ ब्लॉक। तो इसका टाइम पीरियड हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे? ओके तो भाई कई सारे लॉजिक्स इसमें लग जाएंगे, एनएलएम का कई सारा लॉजिक लगेगा, कंस्ट्रेंट का लॉजिक लगेगा एंड आपका इसका तो लॉजिक लगेगा ही लगेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई? नंबर 1 सबसे पहले यहाँ पे कंस्ट्रेंट बताइए। देखिए एक मतलब 4-5 लाइन में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, खास करके एनएलएम एंड कंस्ट्रेंट्स के कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर है तो फिर आसान क्वेश्चन ही है, ठीक है? अब मान के चलते हैं ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम से मैं डिस्प्लेस करूँगा तो क्या होगा? ये नीचे आएगा तो ये ऊपर उठेगा, एग्जैक्टली कितना उठेगा यही हमें देखना है। तो जब ये ऊपर उठेगा तो ये टेंशन क्या होगा? टेंशन बढ़ेगा। स्प्रिंग में जो एक्स्ट्रा एक्सटेंशन आएगा उसके वजह से भाई आपका जो टेंशन है वो टेंशन बढ़ेगा, तो टेंशन बढ़ेगा तो इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा फिर, है ना? राइट तो कैसे सॉल्व करेंगे? नंबर 1 सबसे पहले कंस्ट्रेंट देखते हैं। ऑलराइट, इसको अगर हम x नीचे करते हैं ना, क्योंकि इसका ना इस पे नेट फोर्स देख लेते हैं, इस पे नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन करेंगे, तो अगर वो प्रोपोर्शनल टू x आ गया तो माई पार्टिकल विल बी इन SHM, सिंपल। अच्छा इसको x नीचे करते हैं, तो आप बताओ भाई इस पर्टिकुलर स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन आएगा, मतलब कितना ऊपर उठेगा ये बॉडी? x ऊपर उठेगा 2x या x/2 या जो भी हो, क्या होगा? 2x या x/2 होगा, क्लियरली दिख रहा है। देखो भाई इसको अगर मैं x ऊपर करता हूँ ना तो कितना पार्ट इस तरफ जा रहा है? इस पुली को अगर मैं x ऊपर करूँगा तो ये वाला x दोनों इस तरफ जाएंगे तो 2x नीचे आ जाएगा, करेक्ट? यानी कि एसेंशियली अगर ये x नीचे करूँगा मैं तो ये पुली कितना ऊपर उठेगा? x/2 ऊपर उठेगा। कोई डाउट इसमें? नंबर फर्स्ट पार्ट ये कंस्ट्रेंट वाला पार्ट है। चलिए इस वाले पार्ट को एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए भाई आपको मतलब कंस्ट्रेंट पूरा लगा सकते हैं एंड ऑल दैट, कंस्ट्रेंट ऐसे सिंपल क्वेश्चन में मतलब कंस्ट्रेंट का पार्ट तो इसमें सिंपल है। देखो इसको अगर आप x ऊपर उठाएंगे, जैसे इसको x ऊपर उठाएंगे यहाँ आएगा, तो ये वाला पार्ट दोनों इस तरफ आएंगे ना, तो ये कितना नीचे आएगा फिर? 2x। इसको x ऊपर करूँगा तो ये 2x नीचे आएगा। इस बॉडी को कंसिडर करते हैं, इक्विलिब्रियम से x नीचे करते हैं, तो भाई ये पुली फिर कितना ऊपर उठेगा? x/2 ऊपर उठा। ये फर्स्ट पार्ट हो गया कंस्ट्रेंट वाला पार्ट, ठीक है? तो फिर से हम बात कर रहे हैं मीन पोजीशन के बाद ये सब हो रहा है, ठीक है? मीन पोजीशन पे जो भी कहानी है, जो ओरिजिनल एक्सटेंशन है वो ओरिजिनल टेंशन को बैलेंस कर रहा है, वो टेंशन m1g के बराबर। इसको नीचे करूँगा फिर छोड़ूंगा, फिर वो ऑसिलेशन करने लगेगा, ये भी उसके साथ ऑसिलेशन करेगा। अच्छा वेरी क्विकली बताइए, अगर क्वेश्चन में बस इतना पूछा होता कि ऑसिलेशन जब हो रहा है इसका एम्पलीट्यूड a है तो इसका कितना है? ये अगर a नीचे जाएगा तो ये कितना ऊपर उठेगा? a/2 ऊपर उठेगा, राइट? ये एक सिंपल क्वेश्चन हो गया, राइट? चलिए तो ये हो गया पहला पार्ट। अच्छा तो जब ये x/2 ऊपर उठा पुली तो इस स्प्रिंग में भी एक्स्ट्रा एक्सटेंशन कितना आ गया? x/2। तो भाई इसमें टेंशन कितना बढ़ा? kx/2 बढ़ा, ठीक है? राइट, इसमें t लग रहा होगा, एक्स्ट्रा जो भी टेंशन है वो t मान लेते हैं, वही t इस पे भी लग रहा होगा, ठीक है? अच्छा आप बताओ यहाँ पे क्या 2t = kx/2 हो जाएगा क्या? वो अलग क्वेश्चन है। अगर आपको मतलब इस पे तो टेंशन t लग रहा है, t = ma करना है, दैट्स फाइन, लेकिन वो अलग क्वेश्चन है जहाँ पे आप 2t = kx/2 कर देंगे। ये क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। वो कब करते हैं और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? आपका m2 एक्सिलरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? m2 मास है कि नहीं है?
m2 मास वाला पुल्ली है तो यहाँ पे आपको एक इक्वेशन लिखना होगा m2 का, करेक्ट। अच्छा, अगर m2 मासलेस होता तो क्वेश्चन हो गया ऑलरेडी। क्या होता भाई नेक्स्ट स्टेप पे? 2t इक्वल टू के एक्स बाई टू, वहाँ से t आ जाएगा, t x के टर्म्स में आ जाएगा, t इक्वल टू m1a कर देंगे, हो गया क्वेश्चन, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आ गया। समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पे ये बताओ, ये करने के बाद अगर इस बॉडी का एक्सेलरेशन a है तो इसका एक्सेलरेशन कितना लेंगे m2 वाले पुल्ली का? x है तो ये x बाई टू है, v है तो ये v बाई टू होगा, a है तो ये a बाई टू होगा। ये स्टेप लिखने के बाद फिर आपका ये पूरा कंस्ट्रेंट का पार्ट है, न्यूटन्स लॉ का कंस्ट्रेंट का, ये हो गया तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए इक्वेशन क्या होगा, ये नीचे किया तो भाई मान के चलते हैं इसको नीचे किया तो ऊपर एक्सेलरेट करेगा ऑपोजिट, तो t ज़्यादा होगा, मतलब t तो ऊपर ही है, तो क्या हो जाएगा इसका इक्वेशन? t इक्वल टू m1a मैं लिखूँगा। अच्छा, आपको ये डाउट आ सकता है सर आप t इक्वल टू m1a क्यों लिख दे रहे हैं? mg भी तो है, mg कंसिडर नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये जो x है ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऑलरेडी कुछ एक्सटेंशन है, ऑलरेडी कुछ टेंशन है, वो m1g को बैलेंस कर रहा है। वहाँ इक्विलिब्रियम से मैंने फर्दर x किया है और वहाँ पे जो एक्स्ट्रा टेंशन आएगा ना, उसको मैं कह रहा हूँ वो t के बराबर है। क्लियर ना सबको? ऑलरेडी ये हो गया, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन किस तरफ है? ऊपर की तरफ, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ। ज़रा बताओ इसका, इस पुल्ली का इक्वेशन क्या होगा जिसका मास m2 है? इक्वेशन क्या होगा? kx2 नीचे की तरफ, 2t ऊपर की तरफ। इक्वेशन क्या होगा? kx बाई टू माइनस 2t या 2t माइनस kx बाई टू। ये जब ऊपर एक्सेलरेट करेगा तो ये नीचे एक्सेलरेट करेगा ऑब्वियसली, तो kx बाई टू माइनस 2t, kx बाई टू माइनस 2t इक्वल टू मास m2 इंटू एक्सेलरेशन a या a बाई टू, a बाई टू। 2t minus kx by 2। एक सेकेंड बता रहा हूँ वो वाला पार्ट। तो भाई सॉल्व हो गया, t को एलिमिनेट करना है, t को एलिमिनेट करेंगे a प्रोपोर्शनल टू x आ जाएगा, राइट। अच्छा, 2t माइनस नहीं, देखो हमने डिस्प्लेसमेंट किस तरफ लिया है? इक्विलिब्रियम में है सिस्टम, फिर यहाँ से मैंने इसको नीचे किया तो ये क्या करेगा? ऊपर जाएगा, है ना। अच्छा, मीन से जब ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन किस तरफ करेगा? मीन से जब आगे जाते हैं तो एक्सेलरेशन पीछे की तरफ, मीन से ऊपर गया तो एक्सेलरेशन किस तरफ? नीचे की तरफ। तो नीचे वाला फोर्स लेंगे या ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा होगा? नीचे वाला फोर्स ज़्यादा होगा, तो दैट इज़ kx बाई टू नीचे की तरफ, 2t ऊपर की तरफ, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से t एलिमिनेट करना है, दैट्स इट। होपफुली क्लियर है सबको, बहुत मुश्किल नहीं है। तो क्या करते हैं भाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, 2t कट जाएगा, तो kx बाई टू, 2t कट गया, ये हो गया 2m1a प्लस m2a बाई टू। अच्छा, पूरा इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो kx इज इक्वल टू 4m1 प्लस m2 इंटू a। तो भाई k तो k ही है, m के बजाय क्या आ रहा है? 4m1 प्लस m2 आ रहा है इंटू x। दिस इज़ योर ओमेगा स्क्वायर, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट, ये जो भी m है 4m1 प्लस m2 अपॉन k। कहाँ है आंसर? ये राइट। होपफुली क्लियर है, प्लीज़ नोट कर लीजिए, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। मेंस में नहीं आएगा भाई, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एडवांस में आएगा, हो सकता है आ भी जाए, लेकिन आएगा तो वन ऑफ द टफर क्वेश्चन ऑफ मेंस हो जाएगा। क्लियर सबको? रिपीट करना है किसी को? ऑलराइट, चलते हैं फिर नेक्स्ट। हाँ, cylinder of mass m and radius r lies on a plank of mass capital M as shown. Surface between plank and ground is smooth and between the cylinder and plank is rough. Assuming no slipping between these two, between cylinder and plank, time period of small oscillations is। ठीक है, अगेन भाई रोटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, अगेन आसान है नहीं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है रोलिंग के तो अगेन बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको एफबीडी बनाना है इसको भाई इस नीचे वाले ब्लॉक को x डिस्प्लेस कीजिए, इस प्लैंक का एफबीडी बनाइए, इस सिलेंडर का एफबीडी बनाइए। सिलेंडर रोल करते हुए जाएगा, प्लैंक नॉर्मल ऑसिलेशन करेगा। तो भाई किसका कंसिडर करेंगे, मतलब अपना इक्वेशन a प्रोपोर्शनल टू x किसका निकालेंगे? ऑब्वियसली
नीचे वाले ब्लॉक का निकालेंगे, राइट। तो चलिए भाई इसको थोड़ा इधर डिस्प्लेस करता हूँ। डिस्प्लेस करने पे जो फोर्स लग रहा होगा x से डिस्प्लेस कर रहा हूँ तो kx इस तरफ लग रहा है, ऊपर ये सिलेंडर भी है, तो जैसे ये स्लिप करेगा तो भाई फ्रिक्शन ऑब्वियसली इस पॉइंट पे इधर लगेगा, इस पे इस तरफ लगेगा, ठीक है। तो इसको अलग से बनाते हैं नीटली, वो तो करना होगा। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, kx माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट्स इट। इस प्लैंक का एक्सेलरेशन a माना है। कोई डाउट इसमें? फ्रिक्शन के डायरेक्शन में कोई डाउट नहीं। अब भाई इससे थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, बिकॉज फ्रिक्शन ऐसे जब लगेगा तो ये कैसे मूव करता है ये थोड़ा देखते हैं। इतना पार्ट क्लियर? कुछ नहीं किया है। आई हैव डिस्टर्ब्ड इट बाय x एंड आई हैव अज्यूम्ड कि इसका एक्सेलरेशन a है, तो इक्वेशन क्या होगा, kx इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट्स इट, ठीक है। अब देखते हैं भाई इस पर्टिकुलर सिलेंडर का, ठीक है। सिलेंडर पे क्या फोर्स लग रहा है भाई, हॉरिजॉन्टल, खाली एक ही फोर्स है जो इसको मूव कर रहा है, दैट इज़ फ्रिक्शन, ठीक, ओके। सिलेंडर का एक्सेलरेशन के बारे में बताना है। इसका एक्सेलरेशन अगर a लिया है एंड अगर स्लिपिंग नहीं हो रहा है तो किस पॉइंट का एक्सेलरेशन नहीं होगा, सेंटर का या ये वाले पॉइंट का? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लिप नहीं कर रहा है, ठीक है। तो भाई क्या होगा, इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा a डैश एंड कुछ अल्फा भी रहेगा। इस पॉइंट इस इधर ही घूमेगा या इस तरफ घूमेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज। इस फ्रिक्शन के कारण किधर आएगा, अल्फा इस तरफ आएगा, राइट। अगर आप उल्टा भी ले लेंगे डजेंट मैटर, फाइनली वो सही आ जाएगा। एनीवे, तो भाई इस फ्रिक्शन के कारण इधर ही से रोटेट करेगा एंड इस फ्रिक्शन के कारण आगे ही एक्सेलरेट करेगा। तो पहला इक्वेशन फोर्स मास इनटू a डैश कर लेंगे। फ्रिक्शन इक्वल टू इसका मास भी m है, m इंटू a डैश, ये फोर्स इक्वेशन है। टॉर्क इक्वेशन क्या होगा, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, खाली फ्रिक्शन ही है। फ्रिक्शन इंटू आर इक्वल टू आई सी एम इंटू अल्फ़ा। हॉलो तो दिया नहीं है तो सॉलिड सिलेंडर लेंगे। सॉलिड सिलेंडर का कितना है, आई। सिलेंडर इज सेम एज डिस्क mr²/2 इंटू अल्फ़ा। ये हो गया टॉर्क इक्वेशन। यहाँ तक भाई कोई कंस्टेंट अभी नहीं लगा है, ये सिंपल इक्वेशंस है, फोर्स एंड टॉर्क इक्वेशन, यहाँ पे भी फोर्स इक्वेशन। अब बताओ भाई a डैश और अल्फ़ा इनके बीच में क्या रिलेशन रहेगा। ये वाला पॉइंट कंसिडर कीजिए, ये वाला पॉइंट का एक्सेलरेशन बताओ कितना है। अगर a इस तरफ है एंड अल्फ़ा इस तरफ है तो a डैश इस तरफ, r अल्फ़ा भी इसी तरफ रहेगा। तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन a डैश प्लस r अल्फ़ा या माइनस r अल्फ़ा, a डैश प्लस r अल्फ़ा। अच्छा, a डैश प्लस r अल्फ़ा किससे बराबर होना चाहिए, a के बराबर होना चाहिए। दैट इज़ योर इक्वेशन फॉर प्योर रोलिंग, a इज़ इक्वल टू a डैश प्लस r अल्फ़ा, करेक्ट। अब आपको क्या क्या एलिमिनेट करना है, आपको चाहिए एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू x, यानी कि भाई किसको एलिमिनेट करना है, फ्रिक्शन को एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट करेंगे, एक ये रिलेशन है, एक ये रिलेशन है, एक वो रिलेशन है। फ्रिक्शन को एक्सेलरेशन के टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहला से फ्रिक्शन क्या है, ma1 a डैश है, और भाई यहाँ से देखिए फ्रिक्शन इंटू आर क्या है, mr²/2 इंटू अल्फ़ा है। एक आर कट कर लेते हैं, ठीक, क्या हो जाएगा, F इज़ इक्वल टू m इंटू आर अल्फ़ा अपॉन 2 हो जाएगा, सही है, ओके। तो भाई यहाँ से अल्फ़ा या आर अल्फ़ा यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, a इज़ इक्वल टू a डैश किससे बराबर, f/m प्लस आर अल्फ़ा, ज़रा बताइए किससे बराबर, आर अल्फ़ा, r इंटू अल्फ़ा 2f/m, तो ये हो गया 2f/m। तो क्या आ रहा है इक्वेशन यहाँ से, m LCM ले लीजिए, f प्लस 2f 3f/m। तो भाई फ्रिक्शन आ गया, a के टर्म्स में लगा दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। kx माइनस फ्रिक्शन किससे बराबर, m उधर जाएगा, ma/3 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, a प्रोपोर्शनल टू x आ गया, आपका टाइम पीरियड आ गया। होपफुली क्लियर है सबको, अगेन रिपीट करना है किसी को, तो खाली ये पर्टिकुलर इक्वेशन को लेके थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर इसको x आपने डिस्प्लेस किया, इसका एक्सेलरेशन a ले रहे हैं, इसका a डैश ले रहे हैं एंड अल्फ़ा ले रहे हैं, तो भाई बॉटम पॉइंट का एक्सेलरेशन 0 नहीं, बॉटम पॉइंट का एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होना चाहिए भाई, दोनों का सेम होना चाहिए। इसका ए है तो ये वाला पॉइंट का भी क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो ए प्लस आर अल्फ़ा या ए डैश प्लस आर अल्फ़ा इक्वल टू ए है, राइट। बाकी का भाई इन सबको फ्रिक्शन के टर्म्स में बना लिया एंड उस फ्रिक्शन को ए के टर्म्स में है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लिया, तो ए प्रोपोर्शनल टू आपका एक्स आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा। होपफुली क्लियर है सबको, आगे बढ़ते हैं फिर। क्लियर सबको, राइट। नेक्स्ट ओके, एक और सिंपल क्वेश्चन। अगर आप रिलेटिव मोशन आपका अगर पूरा क्लियर है तो अगेन ये सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा यहाँ पे भी सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन एक बार पढ़िए, ट्राई कीजिए। A spring block system lies on a smooth horizontal surface. The free end of the spring is being pulled with constant speed 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है जो कि रेस्ट पे है, सॉरी रेस्ट पे नहीं है ना, मूव कर रहा है, आपका ब्लॉक इस तरफ मूव कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर एंड को आप v0 स्पीड से आगे मूव कर रहे हैं, ठीक है। v0 स्पीड से देख लीजिए, कोई एक्सेलरेशन है क्या इस पॉइंट का, कांस्टेंट स्पीड से आप मूव कर रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। एक्सेलरेशन क्या है भाई, 0 है। तो ये पॉइंट इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है? अगर आप उस पॉइंट पे बैठ के ब्लॉक को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो पॉइंट या वो ऑब्जर्वर इनर्शियल ऑब्जर्वर होगा या नॉन इनर्शियल? तब सूडो फोर्स कुछ लेना पड़ेगा क्या? नहीं लेना पड़ेगा, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, एक्सेलरेशन इसका 0 है। तो भाई क्या है, कोई सूडो फोर्स नहीं है, तो क्या फोर्स लग रहा होगा, खाली स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा अगर लग रहा है, करेक्ट। तो डेफिनेटली नो नीड ऑफ एनी सूडो फोर्स। एनीवे क्वेश्चन देखिए, वो सबसे कोई मतलब नहीं है। द स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट के इक्वल टू दिस मच, स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड। अनस्ट्रेच्ड है तो कितना फोर्स लग रहा है? स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड है तो इस इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे ये सब हो रहा है, इनिशियल इंस्टेंट पे कितना फोर्स लग रहा है? 0। तो एक्सेलरेशन 0। तो भाई किस पोजीशन पे है, मीन पे है, एक्सट्रीम पे है, कहाँ पे है? 4 0 लग रहा है, एक्सेलरेशन 0 है, तो कौन सा पोजीशन पे है? मीन पे है। ये भी हो गया। मीन पे क्या होता है भाई, स्पीड क्या होता है? मैक्सिमम होता है, ए ओमेगा के बराबर होता है। ऑलराइट, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, ठीक है। तो भाई मैं क्या करता हूँ, ये ग्राउंड वाला सिनेरियो है, मैं ग्राउंड से नहीं, इस पर्टिकुलर ब्लॉक को मैं ऑब्जर्व करता हूँ बाय सिटिंग ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ऑब्जर्वर यहाँ पे है ना। अच्छा, ऑब्जर्वर को आप अगर रेस्ट पे कर रहे हैं, आगे v0 2 मीटर से जा रहा है, तो भाई इसके रेस्पेक्ट में ये कितने से जा रहा है, पीछे 3 हो जाएगा। 1 + 2 ना ऑपोजिट है, तो रिलेटिव स्पीड क्या है भाई, 3 है। तो ये पीछे जा रहा होगा इस इंस्टेंट पे 3 मीटर पर सेकेंड। ये कौन सा पोजीशन है भाई, फोर्स 0 लग रहा है, एक्सेलरेशन 0 है, स्पीड मैक्सिमम है, मीन पोजीशन है। क्या करना होगा भाई, इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में कितना पीछे जाएगा, वही तो एक्सटेंशन है। मीन पोजीशन पे ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में पीछे जा रहा है, भाई कहाँ पे रुकेगा ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, एक्सट्रीम पे रुकेगा, वही तो मैक्सिमम एक्सटेंशन वाला पॉइंट है। अच्छा, मीन पे स्पीड कितना है, ए ओमेगा। मीन पे एसएचएम तो करेगा ही, खाली स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। एंड बाई इनर्शियल ऑब्जर्वर है, कोई सूडो फोर्स कुछ नहीं है कि मतलब सूडो फोर्स अगर लगता तो आपको नया मीन पोजीशन निकालना होता, वहाँ से फर्दर एक्सटेंशन आप निकालते हैं, करेक्ट। यहाँ पे तो सीधा सीधा ये मीन पोजीशन है, ब्लॉक पीछे जा रहा है, ये रेस्ट पे है क्योंकि ऑब्जर्वर है, आपको ऑब्जर्व इस पॉइंट पे आपका ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, उसके हिसाब से ब्लॉक पीछे जा रहा है। लेकिन पीछे कितने से जा रहा है, 1 से या 3 से? 3 से जा रहा है। तो ऑल यू नीड टू डू इज़ वी मैक्स इक्वल टू ए ओमेगा। वी मैक्स कितना है भाई, 3 मीटर है ना, 3 मीटर पर सेकेंड। ए आपको निकालना है, वही इसका मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा। ओमेगा, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का ओमेगा क्या होता है, √k/m। क्वेश्चन में के दे रखा है, मास दे रखा है, लगाइए, आपका ए आ जाएगा एंड दैट विल बी द आंसर। क्लियर सबको? तो भाई बस इस क्वेश्चन को ग्राउंड से सोचेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। वही अगर इस पॉइंट पे बैठ के इस बॉडी को ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत सिंपल वे में रिड्यूस हो जाएगा। नॉर्मल सिंपल एसएचएम है, इस पॉइंट पे आप बैठे हुए हैं, ब्लॉक पीछे जा रहा है, 3 से जा रहा है, जाएगा, रुकेगा, वापस आएगा, 3 से आएगा, इधर आएगा, रुकेगा, इसके रेस्पेक्ट में, एक्चुअल स्पीड नहीं, ठीक है।
अच्छा आप बताओ भाई, अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, उधर वाला एक्सट्रीम पे इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है ना, एक्चुअल स्पीड क्या होगा? क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल का फिर से हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन अगर रिलेटिव आपका क्लियर है तो एकदम क्लियर होना चाहिए। भाई एक्सट्रीम पे वेलोसिटीज़ क्या है इस ब्लॉक के, यानी कि भाई मैक्सिमम एक्सटेंशन जब होगा ब्लॉक का स्पीड कितना है मैक्सिमम एक्सटेंशन पे? ब्लॉक का स्पीड 0 है, किसके रेस्पेक्ट में? एसएचएम किस पॉइंट के अबाउट देख रहे हैं हम? इस पॉइंट के अबाउट देख रहे हैं। अच्छा एक्सट्रीम पे रुकेगा, इसके रेस्पेक्ट में रुकेगा, इसके रेस्पेक्ट में रुकेगा ना। इसका स्पीड 0 है क्या? इसका स्पीड कितना है? 2 है। तो भाई एक्सट्रीम पे कितना स्पीड से जा रहा है? इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है, यानी कि दोनों 2 से जा रहे हैं, राइट। तो एक्सट्रीम पे इस ब्लॉक का स्पीड कितना है? 2 है। यहाँ पे 1 था, एक्सट्रीम पे क्या हो जाएगा भाई? 2 हो जाएगा, करेक्ट। 2 किस तरफ? आगे या पीछे? आगे। इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है तो भाई आगे आ रहा होगा 2 से, तभी तो इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, length of simple pendulum executing SHM is increased by 21%, the percentage increase in time period। ऑलराइट, लेंथ को 21% से इंक्रीज़ कर रहे हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो कितना परसेंट से आपका टाइम पीरियड इंक्रीज होगा? 11 डी 10%। अगेन ये क्वेश्चन मॉड्यूल में है, एरर एनालिसिस वाले पार्ट में है। अच्छा, आप टाइम पीरियड 2π√L/G लेके डेल्टा T/T इक्वल टू हाफ डेल्टा L/L यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। 21% मतलब क्या भाई? 100 रुपये हैं, जिसमें से 21% कोई छीन लेगा आपसे, मान जाएंगे क्या? काफ़ी ज़्यादा है ना। तो एरर एनालिसिस है या भाई एक्चुअल वैल्यू लेना पड़ेगा, या एरर एनालिसिस लगा सकते हैं? तो एक्चुअल वैल्यू लेना पड़ेगा। तो ओरिजिनल लेंथ L है, 21% इंक्रीज़ कर रहे हैं तो 1.21 हो जाएगा, 1.21 L हो जाएगा, राइट। यू कैन नॉट अप्लाई एनी एरर एनालिसिस क्योंकि ह्यूज चेंज इन लेंथ है। ओरिजिनल टाइम 2π√L/G है, नया टाइम 2π√1.21 L/G, जो कि क्या हो जाएगा? 1.21। तो 11 का स्क्वायर है ना 121, तो ये 1.1 बाहर आ जाएगा, 1.1 T। पर टाइम पीरियड T से 1.1 T हो गया। कितना इंक्रीज़ हुआ? 10% इंक्रीज़ हुआ। तो आंसर यहाँ पे 10 है, राइट। तो आंसर इज़ डेफिनेटली 10। Next, time period of spring block system is T if spring is cut into two halves whose length are in ratio this and the same mass is attached to the longer part, new time period is। ऑलराइट, कोई भी स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर आप कट करते हैं तो आपका K किससे प्रोपोर्शनल होता है? K is inversely proportional to length, right? K is inversely proportional to length। बाय द वे वहाँ पे भी वो वैलिड है, कहाँ पे? इलास्टिसिटी में आप कोई भी स्ट्रिंग को स्प्रिंग की तरह देखते हैं, वहाँ पे उस स्ट्रिंग का K इफेक्टिव क्या होता है? YA/L। कुछ याद आ रहा है? यंग्स मॉड्यूलस Y, क्रॉस सेक्शन एरिया A, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग L। तो भाई उस वायर को अगर आपको एक स्प्रिंग की तरह कंसिडर करना है तो K इफेक्टिव क्या होता है? YA/L। तो वो पार्ट है, तो ये भी याद रहेगा ऑब्वियसली। ऑलराइट, अब आपके पास क्या है? ओरिजिनल एक स्ट्रिंग है जिसका K मान लेते हैं, लेंथ इसका L मान लेते हैं। अब भाई इसको आप किस रेशियो में तोड़ रहे हैं? 1:2, 1:2 पार्ट में। और भाई कौन सा पार्ट आपको निकालना है इससे? द सेम मास इज अटैच टू द लॉन्गर पार्ट। तो भाई ये वाला लॉन्गर पार्ट का लेंथ चाहिए। लॉन्गर पार्ट का लेंथ क्या होगा? 2 पार्ट्स ऑफ टोटल 1 + 2 3 पार्ट्स, राइट। 2/1 + 2 × L, तो ये हो गया भाई 2/3L, है ना। तो इसका नया K क्या हो जाएगा? सेम मटेरियल है, उस स्प्रिंग को ही आप कट कर रहे हैं 2 पार्ट्स में, तो इसका लेंथ वैसे क्या हो जाएगा? L/3 हो जाएगा, और उसका लेंथ 2L/3 हो जाएगा। हमको इस वाले का K चाहिए। K इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कि K1/K2 क्या हो जाएगा? L2/L1 होगा। K1 का K है, ये K2 हमें चाहिए। L2 का लेंथ 2/3L है और ओरिजिनल लेंथ L है। तो भाई आपका K किससे बराबर? 3 ऊपर जाएगा, 3K/2, ठीक। K इफेक्टिव है तो टाइम पीरियड निकल जाएगा। टाइम पीरियड 2π√M/K, तो ओरिजिनल 2π√3
एम बाई के, नया क्या है भाई 2 पाई अंडर रूट एम बाई के बजाय 3k बाई 2। ठीक है, 2 ऊपर जाएगा, 2/3 रूट एक्स्ट्रा अंडर रूट 2/3 एक्स्ट्रा, तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है भाई? ये कॉन्सेप्ट फिर से बहुत सिंपल है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल आपको याद रखना है। यहीं पे नहीं भाई, जहाँ जहाँ स्प्रिंग्स लगे हैं हर जगह यूज़फुल होगा। यहाँ पे आ जाता है, और कहाँ आता है, एनएलएम में आएगा, वर्क पावर एनर्जी में आएगा, कहीं पे भी आ सकता है जहाँ स्प्रिंग्स है वहाँ पे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ इफ़ यू आर कटिंग द स्प्रिंग, राइट। नेक्स्ट, ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा फिर से क्वेश्चन। यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर कैन रोल विदाउट स्लिपिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, द मास इज 10 kg, स्प्रिंग कांस्टेंट इज 300, दोनों का के बोल रखा है। व्हाट इज़ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस? ऑलराइट, तो भाई इस क्वेश्चन को करने से पहले बस ये है, इसका टाइम पीरियड निकालना है। मास एम मान लीजिए, सिलेंडर है, 2 स्प्रिंग्स लगे हैं, एक बीच से लगा है, एक ऊपर से लगा है। अच्छा, बीच से जब लगाया होता है तो टाइम पीरियड क्या होता है, खाली ऊपर से लगा है तो टाइम पीरियड क्या होता है, फिर इसका टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। पहले मैं वो दो बता देता हूँ फटाफट। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, आप बीच से कनेक्ट कर रहे हैं, रोल कर रहा है ये पर्टिकुलर बॉडी, करेक्ट। तो फिर से वही करना है, F = ma करना है, एंड वो प्रोपोर्शनल टू x आ जाएगा, तो आपका वो क्या हो जाएगा, SHM करेगा, सिंपल, राइट। ऑलराइट, तो भाई इसको x डिस्प्लेस करते हैं, तो भाई इसका सेंटर ऑफ मास को x डिस्प्लेस करते हैं, तो ऐसा कुछ हो जाएगा स्प्रिंग आपका। कितना एक्सटेंशन आया इसमें, स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन आएगा, x ही आएगा। इसको x मूव करेंगे तो भाई इस पर्टिकुलर स्प्रिंग में तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन x होगा। ऑलराइट, रोल कर रहा है तो डेफिनेटली रोल कराने के लिए फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, फ्रिक्शन भी लग रहा होगा। इक्वेशन एक ट्रांसलेशनल इक्वेशन और एक टॉर्क वाला इक्वेशन। इक्वेशन क्या होगा, kx इधर से लग रहा है, kx माइनस एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। टॉर्क इक्वेशन क्या होगा, F इंटू आर इक्वल टू ICM। सॉलिड सिलेंडर है, क्या था, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर है तो mr²/2 इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा, प्योर रोलिंग है, ग्राउंड पे प्योर रोलिंग है, प्रीवियस में वो ग्राउंड पे रोल नहीं हो रहा था, ग्राउंड पे रोलिंग है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा भाई, इधर A हो जाएगा, अल्फ़ा इस तरफ आएगा, A इस तरफ, आर अल्फ़ा इस तरफ, A = आर अल्फ़ा, A = आर अल्फ़ा यूज़ करेंगे, या अल्फ़ा = a/r डायरेक्टली लगा दे रहा हूँ, अल्फ़ा = a/r, आर एक आर कटेगा, ये हो गया, दोनों को ऐड करेंगे, kx = f कट गया, 1 + ½ 3/2 ma, a प्रोपोर्शनल टू x, आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गया, प्रोपोर्शनल टू x है, टाइम पीरियड आ जाएगा। ये पार्ट तो सिंपल है। अच्छा, इसको आप अगर याद नहीं है खास करके तो प्लीज़ नोट कर लीजिए। अगर भाई स्प्रिंग खाली टॉप पॉइंट पे लगा है, एंड जब टॉप पॉइंट पे लगा होता है ना, वहाँ क्वेश्चन में 100% मेंशन रहेगा स्मॉल ऑसिलेशंस करके रहेगा, स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए ही ये एक SHM होगा। तो वी आर फाइंडिंग टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस। अच्छा, स्मॉल ऑसिलेशंस ये सब निकालने से पहले ये बताओ भाई, अगर कोई भी ग्राउंड पे, ये ग्राउंड है, ग्राउंड तो रेस्ट पे रहता है, तो अगर सेंटर ऑफ रोल कर रहा है ना, स्फेरिकल बॉडी अगर रोल कर रहा है, सेंटर का स्पीड v है, तो टॉप पॉइंट का स्पीड क्या होगा, 2v होता है, ये भी याद है सबको, क्योंकि भाई ये ओमेगा इस तरफ होगा, तो ये v इस तरफ, r ओमेगा इस तरफ, v = r ओमेगा होता है बॉटम पॉइंट के लिए, और टॉप पॉइंट के लिए v भी इस तरफ, r ओमेगा भी इस तरफ, तो v + r ओमेगा 2v हो जाएगा। अच्छा, बल्कि अगर किसी और पॉइंट पे अगर स्प्रिंग कनेक्टेड है, वो भी क्वेश्चन आई थिंक आज वहाँ तक हम पहुँच भी नहीं पा रहे हैं, वो भी क्वेश्चन है आपके स्लाइड्स में, मैं भेज दे रहा हूँ। तो उसका कैसे निकालेंगे भाई, उसका स्पीड कैसे निकालेंगे, ये स्मॉल r मान लीजिए, जैसे कि अगर ये r/2 है तो v + r/2 इंटू ओमेगा कर लेंगे, वो भी आ जाएगा, करेक्ट। किसी भी पॉइंट का स्पीड आ सकता है। अपने क्वेश्चन में टॉप पे लगा है तो टॉप का स्पीड चाहिए। अच्छा, टॉप का स्पीड क्यों चाहिए, अगर सेंटर का स्पीड भी है तो टॉप का स्पीड कितना होगा, 2v होगा। अगर सेंटर x कर रहा है तो टॉप कितना कर रहा होगा, 2x कर रहा होगा। तो भाई यहाँ पे अगर हम सेंटर को x से डिस्प्लेस करेंगे तो इस स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन आएगा,
2x आएगा तो भाई कुछ FBD आपका कुछ ऐसे होगा। इधर से क्या लग रहा है k इंटू एक्स या 2x, k इंटू 2x लग रहा है। इधर से क्या लग रहा है फ्रिक्शन लग रहा है, एक्सेलरेशन a है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा। फटाफट यहाँ पे इक्वेशन बताइए फिर अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फोर्स क्या होगा k इंटू एक्स नहीं k इंटू 2x माइनस एफ इक्वल टू एम में। टॉर्क थोड़ा केयरफुली देखिए, दोनों टॉर्क सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, नहीं दोनों क्या है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। तो इसके वजह से टॉर्क बताइए, या आप बॉटम पॉइंट के अबाउट भी इक्वेशन लिख सकते हैं, मैं सेंटर के अबाउट लिख दे रहा हूँ क्योंकि बॉटम आई ए ओ आर होता है। एनीवे तो सेंटर के अबाउट k इंटू 2x फोर्स इंटू आर प्लस एफ इंटू आर इक्वल टू आई अल्फ़ा एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा का वैल्यू a बाई आर आर कटेगा, दोनों को ऐड करेंगे, फ्रिक्शन गया, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू x आ जाएगा। बस ये केयरफुल रहना पड़ेगा, एक्सटेंशन स्प्रिंग में कितना होगा 2x होगा, राइट। अब अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, दोनों कॉन्सेप्ट्स मिला के ये है। आप बताओ भाई, जब इस पर्टिकुलर बॉडी जो कि ग्राउंड पे रोल कर रहा है, इस पर्टिकुलर ब्लॉक को मैं x आगे करूँगा तो इस वाले स्प्रिंग में एक्सटेंशन आएगा, कितना एक्सटेंशन आएगा x आएगा, तो ये kx लग रहा है, ठीक है। अच्छा ये x आगे करेंगे तो ये पॉइंट कितना आगे गया होगा 2x आगे गया होगा, तो इसमें कंप्रेशन आएगा, तो ये ढकेलेगा, किस फोर्स से ढकेलेगा k इंटू 2x, है ना। रफ फ्लोर है, विदाउट स्लिपिंग रफ फ्लोर है, तो फ्रिक्शन F मान लेते हैं, किसी भी तरफ ले लीजिए। डिस्प्लेसमेंट इस तरह हुआ है तो भाई पीछे की तरफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इस तरफ, एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसे, राइट। अब इक्वेशन प्रॉपरली बना लेते हैं। देखिए इक्वेशन क्या होगा, kx प्लस ना दोनों इस तरफ है, फ्रिक्शन इस तरफ है, kx प्लस k इंटू 2x माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। टॉर्क इक्वेशन क्या होगा, इसके वजह से कोई टॉर्क होगा क्या, तो सेंटर से पास कर रहा है, टॉर्क किसके वजह से k इंटू 2x इंटू आर, किस सेंस में भाई, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और फ्रिक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज, दोनों को ऐड करना होगा, प्लस एफ इंटू आर इक्वल टू आई अल्फ़ा एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा का वैल्यू a बाई आर, एक आर कटेगा, यहाँ से एक और आर कट जाएगा, ऐड कर लेंगे तो फ्रिक्शन कट जाएगा, k इंटू एक्स, k इंटू 2x, k इंटू 2x, तो 5k इंटू एक्स इक्वल टू 1 प्लस हाफ 3/2 एम ए, a प्रोपोर्शनल टू x, टाइम पीरियड आपका आ गया, ऑलराइट। तो वेव्स के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप अपने से अटेम्प्ट कीजिए, कोई भी डाउट्स है तो हमसे पूछ सकते हैं। SHM पार्ट यहाँ पे एंड कर लेंगे।